प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर विज्ञान का ये पेपर है और क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। इस बार ये पेपर आपको रिपीट करेगा, तो प्लीज़ आप लोग इस पेपर को काफ़ी अच्छे से दोहरा लीजिएगा और पेपर आप लोग जितना रिपीट कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पेपर रिपीट बहुत तेज़ी से करते हैं और वही पेपर है, ये मॉडल पेपर है, तो इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर रिपीट करिए। तो यहाँ पर दे दिया गया बच्चों कि जी का मात्रक होता है, तो यहाँ पर जी का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर बताइएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ए वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में बताना है बच्चों कि 1 जूल होता है, 1 जूल कितना होता है, तो यहाँ पर बताइएगा 1 जूल 10 के पावर 7 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों सही हो जाएगा, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर संवेग कैसी राशि है, तो यहाँ पर संवेग कैसी राशि है बच्चों, तो यहाँ पर बताएंगे संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है बच्चों, तो रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण पर कार्य करता है बच्चों। यहाँ पर संवेग संरक्षण बताइएगा, रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल यहाँ पर बताइएगा बच्चों 330 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर 330 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब नीचे गिरते हुए वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब नीचे अचानक गिरेंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है, और स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि हमारी जो होती है बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बताइए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। जहाँ पर 1/2 होगा और यम भी स्क्वायर होगा, वही हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों राइट है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पदार्थ है ऊर्ध्वपाती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपाती है, तो यहाँ पर बच्चों बताएंगे नवसादर जो है हमारा ऊर्ध्वपाती है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे हमारा 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 9 दिया गया है कि हिमांक, जल का हिमांक होता है, मतलब हिमांक का मतलब जल कब बर्फ बन जाता है, तो यहाँ पर बताएंगे बच्चों 0 डिग्री पर हमारा जल जो है बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री पर बताएंगे जल जो हमारा है बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सोडियम का प्रतीक बताना है, सोडियम, सोडियम मतलब Na क्या है, सोडियम है बच्चों, Na क्या है, सोडियम है। अब यहाँ पर 11वां वाला क्वेश्चन बच्चों बताना है कि यहाँ पर अंतर आणविक आकर्षण बल माध्य होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अंतर आणविक ठोस में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ठोस में होता है। अब यहाँ पर आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण E = mc² सभी को पता होता है। ए वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 1 लीटर बराबर होता है, अब यहाँ पर इसे आपको बताना है 1 लीटर बराबर होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बताएंगे 1000 मिलीलीटर होता है बच्चों, 1000 मिलीलीटर होता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे 14वां, यहाँ पर दिया गया है निर्जीव कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। निर्जीव कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो बच्चों बताइएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। अब यहाँ पर रक्त एक क्या है बच्चों, संयोजी उत्तक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि 16वां में सुकणिका किसे कहते हैं, सुकणिका किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बताइएगा सुकणिका किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सुकणिका होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 17वां का दिया गया है उत्तक है, उत्तक क्या
है प्यारे बच्चों। उत्तक यहाँ पर बताइएगा समान कोशिकाओं वाले जो होते हैं वे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उत्तक होते हैं। अब यहाँ पर कोशिका के समूह जो कार्य और संरचना समान हो वही उत्तक कहलाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से याद रखिएगा, आप लोग जितना याद रखेंगे उतना ही पेपर अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बताना है एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे एटीपी कोशिका का बच्चों ऊर्जा कहलाता है, ऊर्जा। ठीक है बच्चों, एटीपी एक तरह से हमारा क्या है, ऊर्जा, ईंधन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों, सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होती है, कोशिका होती है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर अंतिम हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है बच्चों। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बताइएगा 23 होता है। 23 कितना होता है प्यारे बच्चों, 23 बताइएगा। तो यहाँ पर सभी बहुविकल्पी हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है प्यारे बच्चों कि हमारा यहाँ पर सवाल क्या दे दिया गया है। तो इन सभी सवालों को काफ़ी अच्छे से हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दे दिया गया है पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या दिया गया है, पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है बच्चों। पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखना है एक पृथ्वी है, यहाँ से इतनी ऊंचाई पर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया है 3200 किलोमीटर, और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों 6.4 है, इंटू 10⁻⁻6 है, 10⁻6 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया गया है ऊंचाई, यहाँ पर हमारा गुरुत्वाकर्षण पता करना है। इस ऊंचाई पर 3200 किलोमीटर पर गुरुत्वाकर्षण कितना होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है प्यारे बच्चों, ये देखना है हमें कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर जी डैश बराबर जी और यहाँ पर आर प्लस एच हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस फार्मूला को अप्लाई करते ही हमारा यहाँ पर हमें जी डैश पता चल जाएगा कि हमारा 3200 किलोमीटर पर कितना गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर है। तो यहाँ पर सभी का मान, आर का मान यहाँ पर हम रख देंगे 6.4 इंटू 10⁻6 और एच का मान रख देंगे प्यारे बच्चों 3200 किलोमीटर। तो इन्हें कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 4.3 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर अराउंड आएगा, इसी के अराउंड यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। तो इन्हें आप लोग काफ़ी अच्छे से हल कर लीजिएगा, जिससे आपका आंसर काफ़ी अच्छे से आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को आपको करना होगा, तभी जाकर होगा। अब यहाँ पर दे दिया गया प्यारे बच्चों ख वाला कि यहाँ पर दे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र में जो होता है नमक सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, जिससे घनत्व तो बढ़ जाता है। अधिक घनत्व से जल के अंदर उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है, जिससे जल बाहर की तरफ फेंकता है। इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है प्यारे बच्चों। समुद्र में तैरना इसलिए क्या होता है, आसान होता है। अब यहीं पर ग वाला फिर से यहाँ पर एक सवाल पूछ दिया गया प्यारे बच्चों कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर 20 किलोग्राम की बिंदु का एक 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला अप्लाई कर देना है जो हमारा होता है यहाँ पर के बराबर एम भी हाफ एम भी स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, जहाँ पर एम बराबर 20 किलोमीटर और भी बराबर भी 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा और आंसर जो हमारा आएगा 4000 जूल आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4000 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को
करना होगा। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जड़त्व किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। जड़त्व उदाहरण के द्वारा समझाइए। जड़त्व देखिए, किसी वस्तु को अपनी अवस्था, यदि वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहे, यदि वो विरामा की अवस्था में है तो विरामा की अवस्था में रहे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे तब तक वो अपनी स्थिति नहीं चेंज करता है। ठीक है, चलती बस में झटका, मेज पर कपड़ा खींचने पर बर्तन नहीं गिरता है। तो ये सभी क्या है, जड़त्व के बच्चों उदाहरण है, जिसे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दे दिया गया है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन की बल जो होता है वह न्यूटन के दूसरे नियम को फॉलो करता है। जितना हम बल लगाएंगे उतना ही बल हमारी तरफ वापस लौटता है। तो यहाँ पर F बराबर M में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा और इसे काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर दे दिया गया है ठोस द्रव गैस को समझाइए। तो यहाँ पर ठोस जो होता है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है बच्चों, और गैस का आकार जो भी है ये भी अनिश्चित होता है। अब यहाँ पर अगर मैं ठोस का आयतन देखूँ तो ठोस का आयतन हमेशा निश्चित होता है प्यारे बच्चों, और द्रव भी निश्चित होता है, लेकिन गैस अनिश्चित होता है बच्चों। अब यहाँ पर ठोस के बीच के अणुओं की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों, वो ठोस में बहुत कम होता है और द्रव में मध्यम होता है, और इनके गैस में अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हमें समझाना है। ऊर्ध्वपातन जो ठोस अवस्था को जब सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर होता है प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाता है, और नौसादर जो होता है ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिश्रण हमारा जो होता है प्यारे बच्चों, कि मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ ऐसे भौतिक संयोजन जिसमें वे अपने गुण बनाए रखते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं जो होती हैं प्यारे बच्चों, कि घटक पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं, किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, और भौतिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं प्यारे बच्चों। और समांगी मिश्रण में समान समान कण होते हैं, विषमांगी मिश्रण में असमान कण आपस में मिले रहते हैं। तो उदाहरण के लिए वायु और नमक और जल जब मिलाते हैं तो यहाँ पर ये एक समांगी मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर इन्हें काफ़ी अच्छे से करिएगा और समझिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि परमाणु और अणु में अंतर हमें बताना है। परमाणु जो होते हैं बच्चों, परमाणु जो होते हैं सबसे छोटी इकाई होता है अणु का, और जो अणु होता है प्यारे बच्चों वो परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है। अगर ये परमाणु है तो ए सभी मिलाकर क्या होंगे, अणु होंगे बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, परमाणु जो होते हैं प्यारे बच्चों वो स्वतंत्र नहीं रहता है, लेकिन अणु जो होते हैं स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एक क्या है, परमाणु है, लेकिन यहीं पर ये लिख दूँ हाइड्रोजन H2, तो यह एक क्या है, अणु है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों कि अति लघु उत्तरी में दिया गया है, यहाँ पर बताना है सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इन सभी चीज़ों को बच्चों काफ़ी अच्छे से लिखिएगा। पेशी ऊतक की विशेषताएं लिखो, शरीर। अब देखो इनकी विशेषताएं तो हैं
शरीर की गति, शरीर को क्या देता है, गति देता है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से लिखिएगा। अर्ध अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आधे गुणसूत्र जो बनते हैं उनके बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से लिखना है प्यारे बच्चों। राइबोबोस का क्या कार्य होता है, यहाँ पर राइबोबोस का जो कार्य होता है बच्चों, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, अब पादप उत्तक किसे कहते हैं, पादप उत्तक किसे कहते हैं, पादप उत्तक पौधे के उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोग इसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, पादप उत्तक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमारा दे दिया गया प्यारे बच्चों कि यहाँ पर गुणसूत्र को स्वच्छंद नामांकित चित्र भी बनाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को चित्र बना दीजिएगा और काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पर मृदूतक और स्क्लेरे काइमा, ठीक है, ये दोनों को आप लोग डिफरेंस बता दीजिएगा। ये मृदूतक जीवित और पतली दीवार वाला होता है और स्क्लेरे काइमा मृत मोटी दीवार वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये हो गया हमारा खवाला, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, गुणसूत्र में आपको सिर्फ सिंपल से यहाँ पर स्ट्रक्चर इसमें बनाना है प्यारे बच्चों, तभी जाकर एक्सप्लेन होगा। अमृत दूतक हमने बता दिया कि इनकी जो दीवार होती है जीवित होते हैं, पतली दीवार वाले होते हैं, और स्थूल वाले जो होते हैं ये मृत होते हैं लेकिन मोटी दीवार होती है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न को हल बताना है कि यहाँ पर इनका क्या होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन सभी चीज़ों को आप लोगों को करना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं उन्हें हम अस्थायी उत्तक कहते हैं, जैसे सरल उत्तक और जटिल उत्तक। इन सभी को काफ़ी अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन कर लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से इन सभी को कर लीजिएगा। तो आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इस पेपर आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार तरीके से समझ में आया है। और प्लीज़ यहाँ पर इन सभी चीज़ों को में कोई भी कन्फ्यूजन हो, माइक्रोकांड्रिया क्या होते हैं, माइक्रोकांड्रिया देखिए एक प्रकार से, माइक्रोकांड्रिया क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है कि कोशिका का पावर होता है, ऊर्जा, एटीपी बनाता है। ठीक है, हरी तलवक क्या होता है, हरा रंग होता है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करता है पूरी तरह से। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक यू।